हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटर नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म्स के बारे में ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये आपका लास्ट टॉपिक है क्रिटिसिज्म का, कि कहीं ना कहीं ग्राउंड्स पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का भी क्रिटिसिज्म किया गया है। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको अलग अलग ग्राउंड पे क्रिटिसाइज करवाया है, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपका पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजप्शन, कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी कुछ ऐसी अजप्शन ली गई है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में एक अजप्शन ली गई है कि कंज्यूमर के पास कंप्लीट नॉलेज है उसके स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस को लेकर। मतलब कंज्यूमर को पता है कि वो उसकी मतलब प्रायोरिटी क्या है। तो इसी को लेते हुए क्या है, वो अजप्शन लेकर चलते हैं कि कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज है अपने कॉम्बिनेशंस को लेने के लिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि कंज्यूमर एक कंप्यूटर नहीं है, तो वो रियल लाइफ में जल्दी से क्विक डिसीजंस नहीं ले पाता है। सपोज अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप लोग वहाँ कॉम्बिनेशंस बनाने तो बैठ नहीं जाते कि मैं इसके साथ ये लूँगा तो इतनी यूटिलिटी मिलेगी। मतलब हम लोग एक कंप्यूटर की तरह दिमाग लगाना, और कंप्यूटर तो है नहीं कि उसी टाइम पे हम कोई डिसीजन ले लें कि हाँ हाँ यही से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये इसकी क्या है, अनरियलिस्टिक अजप्शन हो जाती है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इंडिफरेंस का बिहेवियर तो एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर का, लेकिन एक सीमित है। सीमित मतलब दो गुड्स को लेकर ही अगर वो चले तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन अगर हम बात करें दो से ज़्यादा गुड्स की, तो ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। ये हमें अच्छे से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं बता पाता है। तो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट एक्सप्लेन ईजिली हिज बिहेवियर। थर्ड है आपका इमेजिनरी। अकॉर्डिंग टू शूमपीटर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपका रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है। इसमें कुछ इमेजिनरी कॉम्बिनेशंस लिए जाते हैं। ये भी वही चीज़ आ गई कि ये कंज्यूमर कंप्यूटर नहीं है जो उसी टाइम पर डिसाइड कर पाए या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन दो गुड्स ले पाए तो उसको ईजिली पता लग जाए। तो जो कंज्यूमर है वो कंप्यूटर की तरह एक्ट नहीं करता है, वो एक लिमिट समय को लेकर अपने कॉम्बिनेशंस को नहीं ले पाता है। तो ये भी चीज़ आपकी क्या है, इमेजिनरी सी हो जाती है। फोर्थ है इग्नोर्स कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग रिस्क। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस को इसमें नहीं लिया गया है जिसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। मैनी अ टाइम कंज्यूमर ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करता है जिसमें कुछ रिस्क या अनसर्टेनिटी होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में इसके बारे में हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपल कॉम्बिनेशंस को लेकर चलते हैं जो कि ज़्यादातर डिविजिबल हो पाते हैं। लेकिन अगर बात करें रिस्क इन्वॉल्विंग वाले कॉम्बिनेशंस तो इसने इग्नोर किए गए हैं। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्टिव। अकॉर्डिंग टू सैम्यूल्सन, ये अब सैम्यूल्सन ने ये कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया है। वो कहते हैं डिफरेंस कर्व एनालिसिस बना तो इसी चीज़ पे है कि वो मेंटल एक्टिविटीज़ मैन की लेकर चलता है। अगर कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को ढूंढना है इन डिफरेंस कर्व से, तो हमें अच्छे से एक इंसान की मेंटल फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि और कौन कौन से उसके पास प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, या अगर ये छोड़ता है तो क्या वो दूसरी चीज़ को लेने के लिए क्या कर सकता है। देखो इसमें उन्होंने तो कॉम्बिनेशंस तो बता दिए, लेकिन ये होता है कि फैशन चेंज होने की वजह से हम कई बार कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं एक कॉम्बिनेशन को लेते हुए। आपने पढ़ा होगा इसमें ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी वाला अप्रोच, तो वो भी कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं हो पाता है रियल लाइफ में। तो वही सैम्यूल्सन ने बात की है कि मेंटल फंक्शनिंग एक अच्छे तरीके से हम इसमें नहीं बात कर सकते। सैम्यूल्सन ने आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी बनाई थी, वो थी थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। मतलब कंज्यूमर अपने प्रेफरेंसेस को रिवील कैसे करता है, उसकी मेंटल फंक्शनिंग क्या है। सिक्स पॉइंट आता है अजप्शन ऑफ कन्वेक्सिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू कॉशनिस अनदर लिमिटेशन क्या होती है, अजप्शन ऑफ कन्वेक्सिटी। हम ये मानकर चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए, कन्वेक्स होनी चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही मिलता जाए। तो इंक्रीजिंग भी मिल सकता है, कांस्टेंट भी मिल सकता है। तो जो इनका ये वाली एजप्शन है कन्वेक्सिटी वाली, ये भी ट्रू नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। इसका मतलब क्या है कि कंसेप्ट वही है, बस ये चीज़ को नाम ही चेंज कर दिया गया। प्रोफेसर रॉबर्टसन बताते हैं कि उन्होंने कुछ भी आईसी एनालिसिस में, डिफरेंस कर्व एनालिसिस में कुछ भी नया नहीं लगा। उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स वाला कंसेप्ट हो जाता है।
जिसे हम मानकर चलते हैं कि ओल्ड टर्म्स को नई टर्म्स के साथ में रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे कार्डिनल नंबर्स में हम 1 2 3 लेते थे, ऑर्डिनल नंबर्स में रैंकिंग ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेते हैं। इनसे कोई भी कहते स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता। बस यूटिलिटी की जगह हमने क्या ले लिया, इंडिफरेंस कर्व ले लिया, वो ये बताना चाहते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन लिया है और किसको रिप्लेस कर दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो वो बताना चाह रहे हैं कि बोथ द एनालिसिस एक सेम ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढना हो। तो उनकी अकॉर्डिंग क्या है, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कंसेप्ट वैसा ही है, बस नाम को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विदाउट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें बताया गया है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बजाय हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते अगर हमें डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का के बारे में ना पता हो। कि व्हेन बाय गिविंग अप गुड वाई, अगर हमें गुड वाई को छोड़ना है तो एक कंज्यूमर क्या है, एडिशनल गुड एक्स को ले पाता है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो यही हमने बात की थी कि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा गुड एक्स का, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये इसी वजह से होता है क्योंकि इसके पीछे यूटिलिटी एनालिसिस वाला कंसेप्ट लागू हो रहा है। अगर आपको डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी पता होगी तभी आप लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते हो। इट इज़ सो बिकॉज द गुड हुज क्वांटिटी फॉल्स, ये इसी वजह से होता है। ऐसी गुड जिसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, मतलब वो गुड हमारे पास कम होती जा रही है, तो इसकी यूटिलिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। ऑन द अदर हैंड जिसका स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। रियल लाइफ में यही होता है कि जो जिस चीज़ का ज़्यादा स्टॉक है आपके पास उसमें क्या होता है, सेटिस्फेक्शन आपकी कम होती है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में जो चीज़ आपके पास कम है वो मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको मार्जिनल यूटिलिटी मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही पता लगता है। इट इज़ एविडेंट दैट विदाउट द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वन कैनॉट एक्सप्लेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है आपका लाफेबल कॉम्बिनेशन। कई बार कॉम्बिनेशन बहुत ही क्या है, रिडिकुलस हो जाते हैं, लाफेबल हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं दो गुड्स की कॉम्बिनेशंस की तो कई बार ऐसे फनी कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। फॉर इंस्टेंट देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 शर्ट्स एंड 2 पेयर ऑफ शूज। एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है 10 शर्ट्स है और 2 पेयर शूज़ के हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे हम एक यूनिट को बढ़ाते हैं दूसरा कम करते रहते हैं, वैसे ही कभी ना कभी हम ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 2 शर्ट्स और 10 पेयर ऑफ शूज़ का। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, आपके 2 शर्ट्स हैं लेकिन जूते कितने सारे, 10 पेयर ऑफ शूज़ है। तो ये रिडिकुलस कॉम्बिनेशन है, ये फनी कॉम्बिनेशन है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो पाता है। तो ये आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। लाफेबल कॉम्बिनेशन भी कई बार बन जाते हैं, हम ज़रूरी नहीं एक ही आईसी एक ही इंडिफरेंस का पे हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलती रहे, इस पे तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। तो ये वाला लाफेबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजप्शन ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी। जो आपकी अजप्शन ली गई है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी कंज्यूमर को, तो वो क्या होती है, अनरियलिस्टिक होती है। रियल लाइफ में कंज्यूमर इतना समझदार नहीं होता है। जो लॉज आप लोग पढ़ते हो रिलेटिंग टू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, वो कहीं ना कहीं क्या है, इन्फ्लुएंस होता है उसकी हैबिट, फैशन, कस्टम को लेते हुए। तो कभी ना कभी क्या होता है, कंज्यूमर ऐसी भी चीज़ों को बाय कर लेता है जिससे उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे फैशन की बात करें, वो पहनना तो नहीं चाहते लेकिन फैशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कंज्यूमर, भले ही उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है तब भी वो चीज़ खरीदता है। इसका मतलब हम लोग ये नहीं मान सकते कि कंज्यूमर रैशनल है। कभी ना कभी ऐसी कॉम्बिनेशंस भी आती हैं या फिर हैबिट्स, फैशन, कस्टम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर लेस सेटिस्फेक्शन वाली गुड्स को भी खरीद लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रैक्टिकल। अकॉर्डिंग टू मॉरिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपका अनरियलिस्टिक अजप्शन पर बेस्ड है जो मानता था कि गुड्स आर होमोजीनियस, मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन की इसमें बात की गई है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन ज़रूरी नहीं प्रिवेल करता हो। हमारी रियल लाइफ में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारे के सारे भी कंपटीशन प्रिवेल करते हैं और इसकी बात इसमें की ही नहीं गई है। इन दिस मार्केट, इन मार्केट्स में क्या क्या होता है, लॉट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होती है विच हैज़ वाइडन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर चॉइस।
डिफ्रेंशिएशन होती है, जिसने कंज्यूमर बिहेवियर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो IC कैन नॉट एक्सप्लेन इट सेटिस्फैक्ट्री। जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आता है क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस। अब IC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट कंज्यूमर को पता है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन लेना चाहता है जो उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे। मतलब कंज्यूमर इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब है कि सेम है, उसको कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो IC पे खड़ा है और वो इंडिफरेंट है हर बिहेवियर को लेते हुए। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको क्रिटिसाइज किया है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है कि एक कंज्यूमर कैनॉट मेक फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन टू कॉम्बिनेशन। कहते हैं रियल लाइफ में वो डिस्टिंक्शन नहीं देख पाता है, इसी वजह से ना वो क्या करता है, उसे लगता है कि मुझे सेम यूटिलिटी ही मिल रही है हर कॉम्बिनेशन से। लेकिन जैसे जैसे डिफरेंस बड़ा होता जाता है कॉम्बिनेशंस के बीच में, तो कंज्यूमर को पता लगना शुरू हो जाता है कि उसको ना कॉम्बिनेशन से सेम यूटिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो इसी को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब कर्व की हेल्प से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपका बना, यहाँ पर X कॉमोडिटी है और यहाँ पर Y कॉमोडिटी है, ये हमने बना दी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स ले लेते हैं। ये आपका M, N और P के पॉइंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर P है, यहाँ पर N है, यहाँ पर Q है। ये पॉइंट्स हमने ले लिए एक इंडिफरेंस कर्व पर। सपोज पॉइंट M, N, P, Q लोकेट कर दिया हमने इंडिफरेंस कर्व पे। ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपको गुड X और गुड Y के बारे में बता रहे हैं, और ये दोनों कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन दूसरे कॉम्बिनेशन से डिफरेंट है। इट कैन बी कंक्लूडेड कंज्यूमर में बी इंडिफरेंट बिटवीन। अब देखो ये जैसे क्लोज पॉइंट है MP और MN, या फिर हम बात कर ले PQ, PN या NQ, ये क्लोज कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसमें तो कंज्यूमर को एक्सप्रेस वो नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को लेकर, वो यही सोचता है कि मुझे इन पॉइंट से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन जितना ही हम कॉम्बिनेशन दूर जाते जाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग, जैसे हमने अब कॉम्बिनेशन ले लिया M और Q वाला, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कॉम्बिनेशन को लेते हुए। तो क्या होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है कंज्यूमर की, उसमें डिफरेंट आना शुरू हो जाता है, डिफरेंस आता है उसमें। अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग, डिफरेंट पॉइंट ऑन IC डू नॉट रिप्रेजेंट इक्वल यूटिलिटी। वो बात क्या कर रहा है यहाँ पर, कहते कि M और P या P और N या N और Q, मतलब ये जो M और N भी ले लें या P और Q भी ले लें, इसमें ना कंज्यूमर अपने आप को खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो यही सोचता है कि उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा डिस्टेंस पे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे M और Q है, तो वहाँ पे उसकी टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि M और Q पे हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो वो बता क्या रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंस कर्व पे डिफरेंट यूटिलिटी ही बताते हैं, ना कि इक्वल यूटिलिटी बताते हैं। तो ये आपका क्रिटिसिज्म हो जाता है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के, क्योंकि जो आने वाले इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी थ्योरीज को लेकर आते हैं और इसको क्रिटिसाइज करते हैं, या और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिस पे हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का क्रिटिसाइज किया है। तो आई होप आपको अब सारे के सारे क्रिटिसिज्म का समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।